हेलो, चलिए नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं आप सबको गुरपा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगी। क्योंकि गुरपा जो है वो आजकल बहुत सारे जो शरणार्थी है बहुत यहाँ पे आए हैं, बहुत तादाद में आए हैं बोध गया में। तो बहुत सारे लोग बोध गया जो मंदिर है उसके अलावा भी इर्द गिर्द जो जितने भी बौद्ध स्थल है वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। तो उसमें से एक गुरपा भी है जिसको हम लोग चरकंग री के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। उसके अलावा हाल ही में हमारी यूनिवर्सिटी से भी लोग गए हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे जो बौद्ध दर्शन को पालन करने वाले लोग, चाहे वो लाओ कंबोडिया अदर कंट्री से भी आके फिर वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। तो अब जब हम गुरपा की बात करते हैं तो गुरपा जो शब्द है वो जब योगाचार के जो संस्थापक थे आर्य असंग या आचार्य असंग, जिसको हम लोग फकवा थुकमेत के नाम से जानते हैं, तो वो उनको गुरु असंग बुलाते थे। तो गुरु असंग की वजह से गुरपा, वो जो पर्वत है उसी को गुरपा के नाम से लोग जानने लगे। और उससे पहले जब हम पहले की हिस्ट्री जब हम ट्रेस करेंगे तो चाइनीज़ जो पिलग्रिम लोग यहाँ पे भारत आए थे 6th सेंचुरी में, और उससे भी पहले 5th सेंचुरी में फायन और शुनजंग आए थे। तो उनकी यात्रा वृत्तांत में हमें पता चलता है कि उसी माउंटेन को कुतकुतपाद गिरी के नाम से भी जाना जाता था। तो कुतकुतपाद मतलब कुकुत्ता और कुकुत्ते पाली शब्द है जिसका मतलब मुर्गा या मुर्गी बोलते हैं। तो इसको कॉकफुट माउंटेन, बर्डफुट माउंटेन ऐसा करके इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट कर चुका है। तो इसको कुतकुतापात गिरी भी बोलते हैं और गुरपा भी बोलते हैं। और गुरपा जंक्शन से फिर थोड़ा आगे जाके फिर पहाड़ 400 मीटर अबव सी लेवल पर स्थित है। तो करीब आजकल शायद सीढ़ी भी बना है, तो 1700 से ज़्यादा, शायद 700 के करीब सीढ़ियाँ होंगी। तो अब ये गुरपा जो है क्यों फेमस है और बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे क्यों दर्शन करने जाते हैं, तो इसका एक चीज़ ये है कि बुद्धिज़्म में दो ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे। एक तो गौतम बुद्ध के समय में ही थे जिनका नाम है महाकश्यप। और महाकश्यप जो थे वो पहले तीर्थक ही थे। बाद वो गौतम बुद्ध के समीप आ गए थे और दोनों के बीच में वार्तालाप हो गए, डिबेट हुए। जो भी प्रश्न था, जो भी शंकाएं थे, उसको गौतम बुद्ध ने दूर किया। और उसके बाद महाकश्यप जो है वो बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। बट इवन करने के बावजूद भी उनका जो समय है वो ज़्यादातर बौद्ध संघ के भीतर में व्यतीत करने के बजाय खुले जंगलों में उन्होंने व्यतीत किया। और महाकश्यप जो है वो 13 ऐसे दूतंग मतलब जो जंगलों में रहते थे, उनके लिए खास एक नियम होता था जिसको पाली में दूतंग कहते हैं। तो ऐसे 13 दूतंग प्रैक्टिस करने के लिए महाकश्यप जाना जाता था। और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे 16 अरहत का जिक्र आते हैं, पिंडोला भारद्वाज है, बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स थेरी गाथा में मिलते हैं। तो वो सब फॉरेस्ट प्रैक्टिस करते थे। उस टाइम पे विनय नहीं था। तो इनिशियल लेवल पे क्या था कि गौतम बुद्ध ने भी दूतंग का प्रैक्टिस किया। फिर बाद में जब संघ का निर्माण हुआ उसके बाद फिर विनय आ गए। अब क्या है कि महाकश्यप जो था वो जब उन्होंने गौतम बुद्ध से मिले, क्या हुआ कि एक बार दोनों के बीच में चीवर का एक्सचेंज हो गया। और इसीलिए गौतम बुद्ध जो है वो शरीपुत्र और मुगलान तो उनके दायां और बायां हाथ थे ही, बट महाकश्यप को भी वो बहुत ज़्यादा मानते थे। और जैसे गौतम बुद्ध को 80 जैसे 32 महालक्षण और 80 ऐसे महापुरुष के लक्षण हैं छोटे छोटे, तो
वैसे ही महाकश्यप भी 7 महापुरुष के लक्षण थे, ऐसा कहा जाता है। बट उसका डिटेल मुझे कहीं मिला नहीं एक्चुअली, पर ऐसा लिखा गया है महावास्तु और अन्य एक बुद्धिज़्म एनसाइक्लोपीडिया में भी मैंने देखा था। तो लिखा है कि महाकश्यप भी 7 महापुरुष के लक्षण के लिए भी जाना जाता था। तो इसीलिए वो भी एक ख़ास ऐसे विद्वान थे बौद्ध संघ में। बट उनका जो क्या बोलते हैं उसका रोल जो है, वो जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होते हैं उसके बाद हमें देखने को मिलता है उनका योगदान जो है बुद्धिज़्म के प्रति। तो जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहे थे कुशीनगर में, तो क्या था कि महाकश्यप जो थे वो बाबा से कुशीनगर आ रहे थे। तो रास्ते में उनको ये सूचना मिली थी कि गौतम बुद्ध जो है वो महापरिनिर्वाण को पाने जा रहे हैं। तो क्या था कि एक तरफ से गौतम बुद्ध भी अपने जो उनके जो क्लोज एक डिसाइपल है उनके लिए वेट कर रहे थे। तो ऐसा लिखा गया है कि जो फ्यूनरल पायर है वो आग नहीं पकड़ते हैं जब तक महाकश्यप वहाँ पे नहीं पहुँचते, तब तक वहाँ पे आग नहीं लगते हैं। तो जैसे ही महाकश्यप वहाँ पहुँच जाते हैं तभी फिर जो गौतम बुद्ध का जो बॉडी है वो आग पकड़ लेते हैं। और उसके बाद उनका जो अवशेष है वो 7 शायद 8 रिपब्लिक में स्प्रेड करते हैं। तो उसी के ऊपर स्तूपा का निर्माण होते हैं, इस तरह से है। उसके बाद जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके बीच क्या हुआ कि अब गौतम बुद्ध ने कोई उत्तराधिकारी चुना नहीं था, उन्होंने धर्म को ही सबसे ऊपर रखा। तो अब प्रॉब्लम ये था, समस्या थी कि कोई देखने वाला था नहीं। तो आधे से ज़्यादा जो शिष्य लोग थे उनमें से कुछ लोग खुश हो रहे थे कि अब तो कोई मास्टर है नहीं। तो जो धर्म थे वो मतलब जो नियम थे, अब तो इतना कठिन नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे लोग थे जो सचमुच में मतलब दुखी थे कि उनके जो टीचर जो है वो गुरु जो है वो अब चल बसे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को महाकश्यप देख रहे थे। तो उन्होंने ही निर्णय लिया कि अब एक कॉन्वोकेशन जो है वो संगीति जो है वो करना ज़रूरी है, संगोष्ठी। तो प्रथम बौद्ध संगोष्ठी जो है वो राजगीर में होता है, सतपर्णी गुफा में, जिसमें 500 अरहत पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी में महाकश्यप का योगदान हमें देखने को मिलता है, और क्योंकि वहीं अध्यक्ष कर रहे थे इस संगोष्ठी के। और राजा अजातशत्रु जो थे वो मतलब सपोर्ट दे रहे थे, फंड्स। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि आनंद और उपाली जो थे उनको ये कार्य मतलब सौंप दिया था कि एक विनय का रिसाइड करेंगे और जो आनंद है वो सुतों का रिसाइड करेंगे। क्योंकि जब गौतम बुद्ध ही चीज़ें मौखिक रूप में थे तो अब कोई अब बुद्ध तो थे नहीं, तो अब लोग उन जो उन्होंने उपदेश दिया था उसको फिर दोबारा रीमेमोराइज कर रहे थे। तो अब फर्स्ट जो संगोष्ठी है, प्रथम संगोष्ठी में ही चीज़ें मतलब त्रिपिटक की रचना जो कंपाइलेशन हुआ था नहीं हुआ था, इसके बारे में बहुत सारे मतभेद है बौद्ध जो विद्वानों के बीच में। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसी टाइम में लिखा गया था, कुछ का कहना है कि नहीं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जब मतलब ऑलमोस्ट हुआ था। तो बट एक्चुअली अभी हम नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट के काउंसिल के बाद मतलब ये सारी चीज़ें हमें मिलता है, ठोस हमें प्रमाण मिलते हैं कि त्रिपिटक का जो कंपाइलेशन है वो हुआ था। तो ऐसे ही करते क्या हुआ था कि 2-3 महीने ऐसे चला जो संगोष्ठी है। और उसके बाद जब अपना जो कर्तव्य जो है बुद्धिज़्म के संघ के प्रति ये सब करने के बाद महाकश्यप ने जो चीवर एक्सचेंज हुआ था गौतम बुद्ध का वो उसको धारण किया। और उसके बाद फिर वो कुदकुदपाद गिरी, जिसको हम लोग गुरपा बोलते हैं, उसके ओर वो प्रस्थान कर गए थे। और वो ये भी चाहते थे कि राजा अजातशत्रु से एक बार मिले, बट अजातशत्रु जो थे वो कहीं भी शायद लिखा गया है कि वो सो रहे थे कुछ, तो कुछ किसी कारण से वो मिल नहीं पाते हैं।
अजातशत्रु से, तो बिना मिले ही वो घुरपा की ओर चले जाते हैं। और जो ही जैसे अजातशत्रु को पता चलता है कि महाकश्यप अब दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो तुरंत ही वो आनंद को मतलब वो ऑर्डर देते हैं कि मतलब उनको भी घुरपा ले चलो। तो अब जब महाकश्यप घुरपा पहुंच जाते हैं, तो मैंने बोला कि वो बहुत ऊंचा है। जैसे वहाँ पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर आ गए बीच में रास्ते में। तो ये चीनी जो यात्रा वृत्तांत लिखा है, चीनी जो यात्री थी पिलग्रिम फायन शुनजंग, उन्होंने मेंशन किया है कि महाकश्यप एक छड़ी लिया हुआ था, तो उसी से उस बॉर्डर को जो जो पत्थर आए थे उसको मारा छड़ी से, तो फिर वो जो पत्थर है वो ऐसे खुल गए। तो आज आप लोग सब वहाँ गए हैं तो बहुत बड़ा एक लंबा ऐसे रास्ता खुला है, बहुत बड़े पहाड़ के बीच। तो वो कहते हैं कि महाकश्यप के लिए खुल गए थे। और जैसे महाकश्यप उस माउंटेन में पहुँचे, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो बॉडी है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह क्रेमेशन नहीं होते हैं, क्रीमेशन। वो कहते हैं कि उन्होंने बुद्ध के जीवर को धारण किया और वो माउंटेन में ही समा गए। तो इसीलिए बौद्ध जगत में ये धारणाएं हैं कि बिलीव है कि जब मैत्री बुद्ध आएंगे फ्यूचर में, तो जो महाकश्यप है वो गौतम बुद्ध के जीवर मैत्री को पास करेंगे, तो एक नया कल्प जो है वो स्टार्ट होगा। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो है आचार्य असंग, जो कि महाकश्यप के बाद शायद 800 साल बाद उस माउंटेन में सेम उसी साइड में चले जाते हैं। तो उससे पहले क्या हुआ कि ये जो अजातशत्रु वहाँ पे गए और आनंद गए, उसके बाद ऐसा भी लिखा गया है कि शायद राजा अशोक भी वहाँ गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 800 साल बाद जो योगाचार जो थे, योगाचार बुद्धिज़्म फिलोसफिकल एक स्कूल है। तो अब जैसे मैंने बोला कि प्रथम संगोष्ठी हुआ था सतपर्णी में, उसके ठीक 100 साल बाद द्वितीय हुआ था बौद्ध संगोष्ठी। तो वहाँ पे नियम के मतलब बेस पे बहुत मतभेद हुआ था। तो एक संघ जो है, बुद्धिस्ट संघ जो है, तो हिस्सों में बांट गए थे। और दूसरे से तृतीय बौद्ध संघ थी, तब क्या हुआ कि 2 से 18 ऐसे हो गए थे। तो अब जब चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, जो कि कश्मीर में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, तो वहाँ पे हमें ठोस प्रमाण मिलते हैं कि संस्कृत में लिखा गया था नॉर्दर्न कश्मीर में, और श्रीलंका में पाली में लिखा गया था। पाम लीव्स पे पाली कथाएँ ये त्रिपिटक लिखे गए, अटकथाएँ लिखे गए। तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर थेरवाद महायान जो है वो आने लगे, और फर्स्ट सेंचुरी से हमें महायान का मिलता है बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे कुछ स्कूल ख़त्म हो गए, कुछ स्कूल रह गए, तो 4 मतलब शेष रह गए थे, जैसे वैभाषिक, स्वतांत्रिक, माध्यमिक, योगाचार। और योगाचार के जो संस्थापक थे वो आर्य असंग थे, आचार्य असंग, जो कि जिनका जन्म पुरुषपुर में होता है, कश्मीर सागल के रीजन में। और वे 3 भाई थे, असंग सबसे बड़ा, वसुबंधु, फिर विरिंचावत्स। ये तीनों भाई क्या था, सर्वअस्तिवाद के डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो करने वाले थे, क्योंकि सर्वअस्तिवाद स्कूल जो थे एक टाइम पे कश्मीर में बहुत फैला हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी के आसपास। तो जितने भी बौद्ध विद्वान थे, कश्मीर जो है यूज टू बी अ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी। तो वहाँ पे क्या था कि तीनों भाई उसी डॉक्ट्रिन को फॉलो करते थे। फिर क्या हुआ कि उनके भाई जो थे, 2 वसुबंधु विरिंचावत्स कश्मीर में ही रह गए थे, और असंग जो है वो कहीं ना कहीं नालंदा की ओर आए, और वो जो है महायान ट्रेडिशन से उनका इंट्रोडक्शन हुआ। और उसके बाद अब क्या हुआ कि मतलब महायान के जो टीचिंग्स है, जैसे प्रज्ञापारमिता, 9 महावैपुल्य सूत्र हैं, सूत्रों में आता है प्रज्ञापारमिता, सत्रम पुंडली, ललित विस्तार, ये सब बहुत कठिन है। तो इन सारी चीज़ों को वो जानना चाहते थे, तो इसीलिए फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे भी उसी साइट पे जहाँ पे महाकश्यप गए थे, उसी पर्वत पे चले गए,
और वहाँ पे 12 साल ये तिब्बतन जो सोर्सेस है तारानाथ और बुस्तोन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ऐसे ग्रंथ लिखे उसमें हमें मिलता है उन्होंने कुछ 12 साल के करीब वहाँ पे मेडिटेशन किया, तपस्या किया, सो दैट दोनों ही जैसे महाकश्यप भी मैत्री के लिए वेट कर रहे हैं और असंग भी थे, गुरु असंग, वो भी मैत्रेय को जो कि उनका मेडिटेशन गाइड है, डेटी है, उनको वर्शिप करने के लिए वहाँ गए थे। तो ऐसे उन्होंने 12 साल वहाँ पे व्यतीत किया। बट क्या हुआ कि हर 3 साल बाद उनको ये हुआ कि मेडिटेशन में कोई उनको प्रोग्रेस हो नहीं रहे थे। तो हर 3 साल बाद वो क्या हुआ कि टेम्पटेशन जो है, अब जब हम मेडिटेशन करते बहुत सारी चीज़ें आते हैं अपने अंदर से, जिसके कारण वो मेडिटेशन को साइन उनको नहीं मिल रहे थे। तो हर 3 साल बाद वो वापस आ जाते थे, बाहर आ जाते थे। तो जैसे ही बाहर आते जो थे तो तिबेटन सोर्सेस में लिखा गया है कि 3 साल बाद मेडिटेशन करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि वो पूरा फ्रस्ट्रेट होके बाहर आ गए और उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी, बुजुर्ग जो कपड़ा सिलाने वाले होते हैं नीडल, उसको शार्प कर रहे होते कपड़े के साथ। तो जब उन्होंने उस बुज़ुर्ग को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सुई को मैं थोड़ा शार्प कर रही हूँ। तो फिर वो पूछते हैं कि इस कपड़े से कैसे शार्प होगा, मतलब वो। तो बुज़ुर्ग जवाब देते हैं कि अगर एक इंसान में इतना मतलब पेशेंस हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी एक छोटी सी घटना, मतलब जब उसको देख के फिर वो इंस्पायर होके फिर वापस चले जाते गुफा में, फिर 3 साल मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद फिर उनको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलता है, फिर बाहर आते हैं। तो जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पानी जो है वो पर्वत से टपक रहे होते हैं नीचे। तो पानी की वजह से वहाँ पे पत्थर में एक कैविटी जैसा फॉर्म हुआ था, पानी ऐसे गिरते रह रहे थे। तो उसको देख के फिर मतलब फिर उनको लगा कि शायद उनका परिश्रम कहीं ना कहीं कम है। तो फिर वो वापस चले जाते हैं। एक पानी जैसे नरम चीज़, सॉफ्ट चीज़, अगर एक पत्थर को इस तरह से हिला सकते हैं या इसमें छेद कर सकते हैं, तो मेरा परिश्रम में शायद कहीं ना कहीं वो होगा, कमियां होंगी, ये सोच के फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते 12 साल वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं, फिर भी उनको कोई साइन नहीं मिलता है कि मेडिटेशन में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, या मैत्रेय का कोई सपने में कोई भी या कोई इंडिकेशन कुछ भी नहीं मिलता है। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग 12 ईयर फाइनली कोई भी साइन नहीं मिलता है, फिर वो वापस आ जाते हैं। फाइनली ये सोचते हैं कि मतलब अब वो गांव की ओर प्रस्थान करने लगे थे। तो रास्ते में ऐसा कहा गया है कि उनको एक कुत्ता मिलता है जिसका बॉडी जो है बिल्कुल इन्फेस्टेड होता है, जिसमें कीड़ा लगा होता है लोअर पार्ट पे। तो अब वो सोचते हैं कि मतलब उनके अंदर एक दया जो होते हैं, करुणा बोलते हैं बुद्धिज़्म में, कंपैशन, वो एक नेचुरल, जैसे हम में से कभी कभी क्या होता है कि फैब्रिकेटेड कंपैशन, जो करुणा जो है वो अंदर से नहीं आता है, एक दिखावा सा होता है। उनके अंदर क्या था कि एक सच्चे दिल से करुणा जाग गए उस कुत्ते को देख के, और सोचा कि वो आप कैसे क्या करें, मतलब जैसे कीड़े को हटाएंगे कुत्ते को बचाने के लिए तो कीड़ा मर जाएगा, इस तरह से वो दुविधा में पड़ गए थे। तो उन्होंने अपना कहते हैं एक फ्लैश कट के करना चाहा, तो फिर नहीं कर पाए। फिर फाइनली वो आंखें बंद करके ऐसे अपनी जीवा से वो कीड़े को हटाने जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करके ऐसे किया, तो फिर कहते हैं कि मैत्रेय जो बुद्ध थे वो प्रकट हो गए, और फिर आचार्य असंग जो है वो रोने लगे। फिर मैत्रेय बुद्ध को वो एड्रेस करते हैं कि इतने साल मैंने तपस्या किया और तब तक आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए, और आप आए भी तो तब आए जब मेरे अंदर कोई आप वो थर्स्ट, वो डिज़ायर है ही नहीं, बिल्कुल वो ख़त्म हो गया। तब फिर मैत्रेय जो बुद्ध है उनको जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हर पल थे, बट तुम्हारे अंदर का जो बीज है, अंकुर है, वो अभी फूटा नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है बुद्धिज़्म में कि
बुद्ध बुद्ध जो तत्व है वो हर किसी में है, बट वो अब किसी किसी को अपने कर्म के अनुसार समय लगता है उस अंकुर को फूटने में। तो फिर असंग जो है वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुषित हेवन में चले गए दोनों। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंडियन नैरेटिव्स में मिल जाएंगे, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों में। तो फिर जितने भी जो महायान सूत्र अलंकार है, मध्यंत विभंग है, धर्म धर्मता विभंग है, उत्तर तंत्र और अभय समय अलंकार, इन सारे ग्रंथों का जो को मतलब उन्होंने मैत्रेय ने समझाया आचार्य आसंग को। और बाद में आचार्य आसंग जब नालंदा वापस आए तो उन्होंने इन 5 ग्रंथ का कंपाइलेशन किया है। तो ऑथर जो है वो दोनों को एट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह की कहानी है। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट जो फॉलोवर हैं, खासकर जो थेरवाद लोग हैं, उनको महायान के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो वो लोग सिर्फ ये सोच के जाते हैं कि गुरबा बिलोंग टू महाकश्यप ओनली। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब महाकश्यप थे तो कोई बुद्धिज़्म के संग में थेरवाद महायान का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो महाकश्यप तो एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो बुद्ध भगवान के समय पे ही थे। और महाकश्यप मतलब एक अलग ही एक पर्सनालिटी थे। मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे कि वो मतलब ये डाउट करते थे कि वो सचमुच में बौद्ध भिक्षु है या नहीं, बिकॉज उनका पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट था। और ज़्यादा टाइम जो है वो जंगलों में स्पेंड करते हैं। और उन्होंने रादर देन विनय उन्होंने दुतंग का प्रैक्टिस किया है, जो फॉरेस्ट प्रैक्टिशनर लोग जैसे आजकल थाईलैंड में जो अरहत लोग करते हैं वैसे वो प्रैक्टिस करते थे। तो वो भारत से ही थाईलैंड में गए हैं। तो ये दुतंग का प्रैक्टिस करते थे, जो कि इनिशियल टाइम पे गौतम बुद्ध ने भी उसी का पालन किया था। बट बाद में जब संघ का निर्माण हुआ था सारनाथ में, पंजौर के भिक्षु को उन्होंने देशना दिया था, उस टाइम से फिर क्या हुआ कि विनय जो है, नियम जो है वो मतलब वो दे दिया था गौतम बुद्ध ने, सो दैट कि संघ जो है वो स्मूथली चले। तो अदर देन दैट जब हम लोग महाकश्यप की लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो महाकश्यप जो है वो बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। पाली जो त्रिपिटकों में आपको मिलेगा, महावस्तु में मिलेंगे थोड़ा बहुत। तो कहते हैं कि वो बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। और क्या था कि उनके माता पिता चाहते थे कि वो मतलब हाउस होल्ड लाइफ जिए। तो उनके पीछे ही पड़ा हुआ था कि मतलब तुम कब शादी करोगे, ये सब वो सब। तो जो कि महाकश्यप शादी नहीं करना चाहते थे। तो महाकश्यप एक कंडीशन देते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को ये सोच के कि उनको शादी नहीं करना पड़ेगा, तो एक कंडीशन देते हैं कि तुम कि उनके पेरेंट्स को कि आप लोग ऐसे एक लड़की को लेके आओ जिसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो सोने के जैसा हो। तो वो जानबूझ के देते हैं ताकि कोई सोने टाइप का तो कोई लड़की जिसका कॉम्प्लेक्शन इतना सुंदर हो मिलेगा नहीं, ये सोच के। बट कहीं ना कहीं उनके माता पिता ने कोई एक ऐसा लड़की ढूंढ के लाते हैं। तो उनको शादी करना पड़ता है, गृहस्थ जीवन जीते भी है थोड़ी देर तक। और महाकश्यप का जो इनिशियल नाम था वो पिपलियन के नाम से जाना जाता था। बाद में जब वो बौद्ध संघ में आए तो उनका नाम महाकश्यप, ऑर्डिनेशन नेम जो है, संघा नेम जो है वो महाकश्यप दिए थे गौतम बुद्ध। तो बाद में क्या था कि उनके जो वाइफ भी थे वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे। तो दोनों में एक अग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग जैसा होता है। तो उनके वाइफ जो है उनको अलाउ करते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे आप जा सकते हैं। तो दोनों में एक प्रॉमिस जैसा भी देखने को मिलता है, जैसे बुद्ध और यशोधरा के बीच में था। तो वैसा ही हो कि फिर महाकश्यप जो है वो यहाँ पे स्पिरिचुअल रास्ते पे आते हैं। तो इसके बाद क्योंकि उसके बाद फिर उनका जो योगदान है वो बौद्ध जगत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उन्हीं का रोल हमें नज़र आते हैं। और रही बात आचार्य आसंग की, उनका तो मतलब बहुत बड़ा योगदान है। सेम थिंग जैसे महाकश्यप का है, योगाचार फिलॉसफी का फाउंडर ही आचार्य आसंग थे। जो कि उनका डॉक्ट्रिन था कि मतलब चित मात्रता यानी कॉन्शियसनेस ही रियल है, ये थ्योरी में मानते थे। तो ये बहुत बड़ा डीप फिलॉसफी है, फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा जैसे बौद्ध जगत से जो चाइना से जो लोग तीर्थयात्री आए थे, यहाँ पे स्कॉलर्स आए थे। तो फायन भी, शायद फायन का मुझे इतना नहीं पता है, फायन और इचिंग का। बट शुनसांग जो है वो गुरपा चले जाते हैं।
तो बहुत सारे पर्सनालिटीज़ है अदर देन महाकश्यप और असंग। वहाँ पे आनंद जाते हैं, अजातशत्रु जाते हैं, फिर चाइनीज़ पिलग्रिम श्वेनसंग वहाँ पे जाते हैं। तो बहुत सारे पर्सनालिटीज़ गुरपा को इसलिए भी गुरपा बोला है क्योंकि उस टाइम पे गुरु असंग बोलते थे, गुरु असंग। आचार्य असंग को कभी कभी गुरु असंग बोलते थे, तो गुरपा गुरु असंग से गुरपा हो गए। तो उससे पहले मैंने बोला कि उस पर्वत को कुतकुतपाद गिरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं बुद्धिज़्म में, चाहे आप लोग थेरवाद के पढ़े, चाहे आप लोग महायान के पढ़े। तो आजकल क्या है कि मतलब एक हम लोग 21st सेंचुरी में जीते हैं, तो ये एक टूरिज़्म का स्पॉट भी हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हम लोग तो क्या है कि जैसे चाइना, तिब्बत, लद्दाख, जितने भी जो हिमालयन क्षेत्र के हैं और साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं, हम लोग तो एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने जो भारत से हमें जो टीचिंग्स मिला उसी को हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है। बट मेन थिंग डिपेंड्स ऑन इंडिया एंड स्पेशली जो यहाँ बिहार के गवर्नमेंट है कि वो लोग कैसे इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखें। सो यही चीज़ें हैं। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट गोरपा। अदर दिन दैट बहुत सारी चीज़ें होंगे शायद। वहाँ पे एक विहार का भी गोरपा के ठीक आसपास कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी था, बहुत विहार भी थे, तो ऐसा मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी रिसर्च करने में, तो यंग जनरेशन को देखना चाहिए अदर एस्पेक्ट भी। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे हिंदुज़म का भी हो सकता है, जैनिज़्म का भी हो सकता है, वो सारे एस्पेक्ट देखना चाहिए। एंड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रिसर्च किया है, जो पत्थर का जो मटेरियल कंटेंट है उसके ऊपर रिसर्च हुआ है। उन सारी चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। सो इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच।